डेट फंड्स में इन्वेस्ट करें या एफडीज में इन्वेस्ट करें, स्पेशली आफ्टर जब से डेट फंड्स का इंडेक्सेशन खत्म हुआ है। डेट फंड तो बहुत बड़ी कैटेगरी है यार, बहुत सारे टाइप्स के डेट फंड्स होते हैं। कौन सा डेट फंड? ओवरनाइट कैटेगरी सबसे लोवेस्ट रिस्क कैटेगरी है, मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं ना, इनकी जो है रिस्क चेंज होती रहती है। या आपको रिस्क डेट में लेना ही क्यों है? मतलब मैं इंटरेस्ट रेट साइकिल्स को प्रेडिक्ट करने क्यों बैठूं? और ना ये नेगेटिव रिटर्न्स जब मिलते हैं ना, आपको बता रहा हूँ मैं इन्वेस्टर्स को डेट फंड्स में, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। 5 साल में 10% पर एनम रिटर्न है। आपने कहा वाह यार क्या जबरदस्त कैटेगरी, नहीं लेनी। कि बहुत अच्छे दिख रहे हैं रिटर्न तब भी नहीं लेना, बहुत बुरे दिख रहे हैं तब भी नहीं लेना। एवरेज के आसपास ही लेना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर एग्जैक्टली डेट फंड रिटर्न्स एंड एफडी रिटर्न्स। लिक्विडिटी वाइज डेट फंड्स को बहुत बड़ा बेनिफिट है। लोग तो ये सोचते हैं यार ये तो मैंने एफडी की तरह डाला था ना, इसमें नेगेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है? बट होता है। मैं दिखाऊंगा भी आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आज एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन या हमसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आई वुड से पूछा जाता है ऑन दिस टॉपिक इन म्यूचुअल फंड्स कि डेट फंड्स में इन्वेस्ट करें या एफडीज में इन्वेस्ट करें, स्पेशली आफ्टर जब से डेट फंड्स का इंडेक्सेशन खत्म हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मली पूछा जाता है कि यार क्या डिफरेंस है यार, एफडी कर लो, राइट, कि डेट फंड्स में क्यों करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि ये म्यूचुअल फंड मंडे जो है वो आज ट्यूसडे को आ रहा है। आइडियली ये कल आना चाहिए था, बट आई वाज लाइक लिटिल बिजी फॉर लास्ट 4 days। आई जस्ट कुडंट गेट टाइम कि ये वीडियो बना पाऊँ, बट आज आई मेड इट एंड आज ही आपको ये हम सीज़न 2 का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो मैं पब्लिश कर रहा हूँ। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली क्वेश्चन ही एकदम 100% करेक्ट नहीं है। करेक्ट इन द सेंस कि इसके ऊपर ना बहुत लेयर्स हैं इस क्वेश्चन में, इसके आंसर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा जब कोई पूछेगा ना कि गौरव यार मैं डेट फंड में इन्वेस्ट करूं या फिक्स डिपॉजिट एफडी कर लूं, तो क्वेश्चन सबसे पहला ये आना चाहिए कि डेट फंड तो बहुत बड़ी कैटेगरी है यार, बहुत सारे टाइप्स के डेट फंड्स होते हैं। कौन सा डेट फंड? अब एफडीज भी अलग अलग बैंक की अलग अलग टाइप की होती है। अब आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में कर रहे हो या किसी कोऑपरेटिव बैंक में कर रहे हो या एक बड़े SBI, HDFC, ICICI टाइप के बैंक में कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी सी वहाँ पर जाके फंस जाती हैं कि अब फिर डिसीजन में आज फ़र्क पड़ जाता है कि यार कौन सा फंड या कौन सी कैटेगरी, सबसे कम से कम कैटेगरी तो आप समझो, और किसके साथ आप क्या कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो देन आई थिंक वो आपका जो डिसीजन है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है अल्टीमेटली इस इन्वेस्टमेंट का, और मैं क्यों यहाँ कर रहा हूँ या क्यों वहाँ कर रहा हूँ। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब उसमें सबसे पहले क्या होता है, डेट फंड होते क्या है। ठीक है, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेट फंड्स जो होते हैं वो डेट सिक्योरिटीज़ में पैसा डालते हैं, वो इक्विटी में पैसा नहीं डालते। ये भी म्यूचुअल फंड है। ठीक है, तो क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का बहुत नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स को इक्विटी फंड्स ही माना जाता है। कोई कहना है मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डालता हूँ, मतलब आप गिवन मान लोगे कि इक्विटी फंड में ही है, लेकिन डेट फंड्स भी एक बहुत बड़ी सेक्शन है। ठीक है, और वो डेट सिक्योरिटी मतलब बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बॉन्ड, इस तरह के बहुत टाइप के सिक्योरिटीज़ होते हैं। ये हमारी बुक है 108 क्वेश्चन एंड आंसर, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हमने कि क्या क्या टाइप की सिक्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, मतलब फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाएगा, जो कॉर्पोरेट्स भी कर सकते हैं। कोई भी कंपनी, रिलायंस की कंपनी भी कर सकती है, ठीक है, और गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो इस तरह की कंपनीज या गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है बॉन्ड्स, और उसमें ये जो फंड्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें ना बहुत सारे टाइप के डेट फंड्स हैं। तो सबसे लोवेस्ट रिस्क जो डेट फंड माना जाता है, अब ये मैं रिस्क वाइज बता रहा हूँ थोड़ा। ओवरनाइट फंड जो है एक कैटेगरी है, वो सबसे लोवेस्ट रिस्क फंड कैटेगरी है। मतलब उसमें ना ऐसे सिक्योरिटीज में पैसा डाला जाता है, ऐसे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में पैसा डाल, जिसकी 1 डे की मैच्योरिटी है। मतलब आज इशू हुआ, कल मैच्योर हो जाएगा, 1 दिन का बॉन्ड, समझे। तो ऐसे मतलब ये कॉल मनी मार्केट्स वगैरह रहती हैं जो मेजरली बैंक्स इसमें डील करते हैं। तो 1 डे के लिए बैंक जो है लोन उठाते हैं और वापस दे देते हैं। तो उनके काफ़ी सारे फैक्टर्स रहते हैं ना, SLR रहता है, CRR रहता है, उसमें वो उसके लिए कंप्लीट करने के लिए 1-1 दिन का लोन उठाते हैं काफ़ी सारे बैंक्स। तो उस तरह के पेपर्स में ये म्यूचुअल फंड्स कैन इन्वेस्ट। अब वो 1 दिन का है तो उसमें रिस्क बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल रिस्क अब मान लो आप उसमें। ठीक है, फिर उससे थोड़ा सा हायर रिस्क है लिक्विड फंड, वो अप टू 91 डेज तक इन्वेस्ट
मतलब के पेपर्स इन्वेस्ट कर सकता है। अगेन अ वेरी लो रिस्क, 91 डेज में भी मेजरली लिक्विड कैटेगरी, टी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में ही इन्वेस्ट करता है। फिर उससे थोड़ा सा हायर रिस्क है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, वो 3 महीने से 6 महीने के पेपर्स में डालता है, ठीक है, क्योंकि मैच्योरिटी जो 3 महीने से 6 महीने के बीच में। फिर लो ड्यूरेशन वो 6 मंथ से 12 मंथ्स। फिर मनी मार्केट वो अप टू 1 ईयर, राइट, 0 से 1 ईयर किसी के पेपर, मतलब मैच्योरिटी के पेपर में भी डाल सकता है। मैच्योरिटी का पेपर समझो ना, बॉन्ड अगर मैंने इशू किया आज, अगर मैं कंपनी है यज्ञ, हमें एक मार्केट से पैसा उठाना है, लोन लेना है बॉन्ड, और मैंने बॉन्ड इशू किया, सपोज 1 करोड़ का लोन लेना है, ठीक है, मुझे वो लोन जो है सिर्फ 3 महीने के लिए चाहिए, तो मैंने 3 महीने का मैच्योरिटी पेपर इशू किया, जिसको कमर्शियल पेपर बोला जाता है, ठीक है। तो अब मैंने वो इशू किया और 3 महीने के लिए पैसा ले लिया, और 3 महीने के बाद मैंने वो पैसा वापस दे दिया और इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। तो वो अब ये जो मैच्योरिटी है वो 3 महीने की है ना, तो वो कहाँ फिट होगा, वो हम मनी मार्केट फंड भी ले सकते हैं उसको, ठीक है, और अब उसको अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स भी ले सकते हैं, लेकिन लो ड्यूरेशन फंड उसको मतलब मोस्टली नहीं ले सकता, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है कि दिस इज हाउ ये प्लान होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ऐसे 1 to 3 ईयर्स लोन, अब किसी कंपनी ने 2 साल का पेपर लिया, ठीक है, 2 साल में पैसा वापस दे दूंगा भाई मैं, ठीक है, तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन है। मीडियम ड्यूरेशन 3 to 4 ईयर्स की, 3 से 4 साल के बीच में पैसा दूंगा मैं, ठीक है। अब ये डेली चेंज हो रहा होता है। अब मैंने आज बोला है कि मैं 2 साल के बाद, सपोज मैंने 2 ईयर्स का पेपर आज इशू किया, 1 साल के बाद तो मेरे को 1 साल में देना है ना, तो अब वो 1 साल के बाद वो पेपर 1 ईयर में आ जाएगा, तो फिर वो मनी मार्केट फंड भी ले सकता है उसको, ठीक है, समझ रहे हैं ना, अब ऐसा होता है। तो ये इसलिए थोड़ी सी ट्रेडिंग इसमें रहती है, मतलब इसमें चेंजेस रहते हैं कि भाई किसी ने अच्छा इसमें इससे कर दिया, इसको यहाँ अब लेस देन 1 ईयर हो गया है, मनी मार्केट में डाल दो, अब लेस देन 6 मंथ्स हो गया, ये अल्ट्रा शॉर्ट में डाल दो, अब लेस देन 90 डेज हो गया, ये लिक्विड भी ले सकता है। तो ये सब चीज़ें ये फंड हाउसेस करते हैं, ठीक है। ऐसे फिर मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन वो 4 से 7 साल का पेपर, ठीक है, जो इशू हुआ है या जिसको 4 से 7 साल बचे हैं एवरेज मैच्योरिटी, ठीक है। फिर लॉन्ग ड्यूरेशन 7 साल से ऊपर, ठीक है, कि भाई किसी ने 7 10 8 10 साल के लोन्स लिए हुए हैं। और डायनेमिक बॉन्ड फंड ऐसे होते हैं कि जैसे एसेट डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है ना हाइब्रिड में, ऐसे कि भाई किसी भी ड्यूरेशन में ले सकता है वो, अपने मतलब फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि 7 साल के फंड बॉन्ड में लेना है, 1 साल में, 3 महीने में, 10 साल, 15 साल, जिसमें, राइट, वो अपने ऊपर है, फंड मैनेजर के ऊपर, कंप्लीट लिबर्टी। फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स हैं, सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड में ही डालेगा, 80% पैसा कम से कम कॉर्पोरेट बॉन्ड, मतलब वो गवर्नमेंट बॉन्ड में सिर्फ 20% ही डाल सकते हैं, कॉर्पोरेट में ही डालना जरूरी है। बट इसमें मैच्योरिटी का कोई चक्कर नहीं, 6 महीने के बॉन्ड में डालो, 2 साल के में डालो, 5 साल, मर्जी है, ठीक है। और कॉर्पोरेट बॉन्ड भी वो जो AA रेटेड हो, मतलब जो हाई क्रेडिट रिस्क। अब इसमें क्या होता है कि जब बॉन्ड इशू होता है, यदि अगर पैसा उठाएगा, या टाटा मोटर्स या टाटा स्टील या रिलायंस पैसा उठाएगा, तो भाई रिस्क तो डिफरेंस है ना, मैं छोटी कंपनी है हम बहुत, ठीक है। तो हम अगर जब पैसा अगर डेट लेते हैं मार्केट से, तो मेरा मतलब कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए यज्ञ में इन्वेस्ट करना, मतलब यज्ञ के सिक्योरिटीज, बॉन्ड सिक्योरिटीज लेना थोड़ा हायर रिस्क है ही ना, क्योंकि हम छोटी कंपनी, भाई हमारे बंद होने के चांसेस एटलीस्ट रिलायंस से और टाटा स्टील से तो ज़्यादा है, राइट। तो हमारा रिस्क ज़्यादा है, तो हमारी क्रेडिट रेटिंग वो कभी भी शायद उतनी नहीं रहेगी जितनी शायद इनको मिले, बड़ी कंपनीज को, राइट, NTPC को मिले, या फिर जैसे मैंने बोला HDFC बैंक को मिले, मतलब इनको इतनी नहीं मिलेगी ना। तो हम छोटी कंपनी है, या फिर हम एक हाई रिस्क सेक्टर में कोई कंपनी है, तो उनकी क्रेडिट रेटिंग मिलती है उनको कि बॉन्ड इशू किया तो क्रेडिट रेटिंग लेनी कंपलसरी होती है। तो क्रेडिट रेटिंग जब मिलती है ना, तो वो AA, तो AA मतलब हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग, बहुत अच्छी AA, फिर A, ऐसा चलता रहता है। तो ये वाले जो फंड है ना कॉर्पोरेट बॉन्ड, ये सिर्फ AA रेटेड प्लस या AA या AAA रेटेड पेपर्स में ही डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रिस्क ज़्यादा, मतलब ये यज्ञ ने अगर मैंने किया ना बॉन्ड इशू, ठीक, तो हमारे उसमें बॉन्ड में ये फंड्स नहीं डाल सकते, मतलब कहने का मतलब ये, क्योंकि शायद हमें AA AAA रेटिंग नहीं मिलेगी शायद, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, राइट, ये ऐसा नहीं है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिकॉज और भी बहुत फैक्टर होता है, सिर्फ बड़ी छोटी कंपनी का फैक्टर नहीं होता, आप कितने आपके कितने रिजर्व्स हैं, आपका कैश फ्लो, कितने बहुत सारे फैक्टर के हिसाब से रेटिंग दी जाती है। कभी कभी छोटी कंपनीज को भी AAA रेटिंग मिल जाती है, ठीक है। तो ये तो जस्ट एक बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अब क्रेडिट रिस्क फंड, अच्छा ये जो है ये हायर क्रेडिट रिस्क लेते हैं, मतलब ये ऐसे फंड्स में डालते हैं कि 65% इन्वेस्टमेंट जो AA या उसके नीचे है, मतलब AAA में डाल ही नहीं सकते, 65% तो पैसा AAA में डाल ही नहीं सकते, तो ये A में, BBB में, मतलब ज़्यादा रिस्क ज़्यादा है वहाँ। अब रिस्क ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि जब रिस्क आप ज़्यादा ले रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे भी पैसा देना मुझे ज़्यादा, जब तो मैं तेरे को डालूंगा, नहीं तो मैं हायर, मतलब मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही डालूंगा अगर इफ़ यू विल गिव मी सेम इंटरेस्ट रेट, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। फिर एक बैंकिंग PSU फंड कैटेगरी होती है, वो मेजरली पब्लिक सेक्टर या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ही पैसा डालते हैं, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में ही पैसा डालते हैं,
राइट, कि PSU में डालेगा या बैंकिंग में डालेगा, ठीक है, उसी में 80% कम से कम अपना फंड मतलब डेट उठाएगा, ये इक्विटी नहीं है, याद रखना। फिर गिल्ट, ये प्योर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब 80% गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही, जो गवर्नमेंट पैसा उठा रही है मार्केट से, ठीक है। ऐसे गवर्नमेंट विद 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन, ये मतलब ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसमें 10 साल का ड्यूरेशन हो, 10 साल की मेच्योरिटी है। ड्यूरेशन और मेच्योरिटी में थोड़ा फर्क होता है, बट वो कभी और समझाएंगे, ठीक है। तो बट आप ड्यूरेशन मान लो कि 10 साल की मेच्योरिटी, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट कर सकता है। फिर फ्लोटर फंड ऐसे होते हैं कि कुछ कुछ ना इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी पब्लिश करती है गवर्नमेंट, अब तो बहुत कम हो गए हैं ये फ्लोटिंग रेट की। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट साइकिल चेंज होती है, कि जैसे आप देखते हैं ना, वही RBI की वो आती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, कम हो गए, ऐसे चलता रहता है। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो ये बॉन्ड्स भी इंटरेस्ट रेट अपने कम कर देते हैं देना, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बढ़ा देते हैं। तो ये फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट रेट होते हैं, बहुत कम इशू होते हैं ये। तो ये कैटेगरी कैसे मैनेज करते हैं, ये कैटेगरी क्या करते हैं, ये मल्टीपल छोटा भी बड़ा भी सब अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट रेट के बॉन्ड्स ले लेते हैं और उसको फ्लोटिंग बना देते हैं। तो उसके हिसाब से भी गवर्नमेंट की करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ये मैनेज करते हैं चीज़ों को। तो उस तरह से फ्लोटर एक फंड होते हैं, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरीज हैं, अब आप समझ गए, ठीक है। अब इसमें जो है कौन सा फंड हम लें या कौन सी कैटेगरी, अब इसमें अलग अलग रिस्क हैं, अब आगे और समझेंगे कि कैसे इसमें रिस्क है, ठीक है। और उससे आपको समझ आएगा कि यार मैं कंपैरिजन FD के साथ करना भी चाहिए किसी कैटेगरी का या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखो, ठीक है, तो पहले तो एसेट अंडर मैनेजमेंट की कौन सी फेमस कैटेगरी है वो पता चल जानी चाहिए, ठीक है। तो ओवरनाइट कैटेगरी जो है वो एक रिलेटिवली न्यू कैटेगरी है, उसमें अभी 73,000 करोड़ है, ठीक है। ओवरनाइट कैटेगरी सबसे लोवेस्ट रिस्क कैटेगरी है, यहाँ आपको बता सकता हूँ। बट फिर कहा ज़्यादा पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है यार थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेके लिक्विड फंड में थोड़े से शायद इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल जाए। मतलब ओवरनाइट कैटेगरी शुड बी कंपेयर टू अ सेविंग्स अकाउंट बैलेंस इंटरेस्ट रेट आइडियली, ठीक है। तो उसमें क्या है ना, एक्सपेक्टेशन लोगों का रहता है लिक्विड फंड में 90 डेज वाला है ना, वो भी तो 90 डेज भी तो बहुत कम टाइम होता है। 90 डेज में थोड़ी ना कोई डिफॉल्ट करेगा, और एटलीस्ट ये तो अच्छे ही जगह पे डालते हैं 90 डेज में भी, मोस्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही ले रहे हैं या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी बहुत अच्छे टाइप के लेते हैं मोस्टली लिक्विड फंड्स, ठीक है। तो मोस्टली अगर आप पैसा देखेंगे सबसे बहुत बड़ी कैटेगरी जो लिक्विड फंड कैटेगरी है। अगर हम STPs के लिए भी बोलते हैं ना लोगों को, जब हम बोलते हैं कि पैसा डाल दो और धीरे धीरे मार्केट में सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान करते हो, तो मोस्टली हम लिक्विड फंड ही सजेस्ट करते हैं, ठीक है, कि लिक्विड फंड में डाल दो और फिर धीरे धीरे वो अपनी मार्केट में डाल दो। तो ये लिक्विड फंड जो है ये सबसे बड़ी कैटेगरी है। काफ़ी सारे ऐसे भी फंड हाउस हैं जिन्होंने ओवरनाइट फंड लॉन्च ही नहीं किया, जैसे पराग पारेख, आई थिंक दे डोंट हैव ओवरनाइट फंड जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। तो बेसिकली तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। तो दिस इज द मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट कैटेगरी। फिर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन कैटेगरी है जो हमने डिस्कस किया था कि 3 to 6 months वाली, ठीक है। तो वो भी डिसेंटली 1 लाख करोड़ की कैटेगरी है, ठीक है। और लो ड्यूरेशन कैटेगरी है 1.3 लाख करोड़ की कैटेगरी है। फिर मनी मार्केट फंड भी काफ़ी बड़ी कैटेगरी, देखो 3 लाख करोड़ की कैटेगरी है अप टू 1 ईयर, अगेन लो रिस्क कैटेगरी। मतलब अगर हम 1 साल की FD कर रहे हैं ना, 1 साल की FD कर रहे हो अगर आप, या 6 महीने 1 साल की FD कर रहे हो, तो ये एक अच्छी कैटेगरी है कंपैरिजन करने के लिए कि यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके कितने इंटरेस्ट रेट, इसमें क्या। तो क्योंकि ये भी बहुत लो रिस्क लेते हैं, अप टू 1 ईयर ही मेच्योरिटी है, ठीक है। तो ज़्यादा मेच्योरिटी का रिस्क नहीं है कि भाई मेरा बहुत और 5 साल का बॉन्ड ले लिया है मैंने और कंपनी 5 साल में बंद हो गई। तो यहाँ पर तो भाई 6 महीने 1 साल की ही एवरेज है, ठीक है। टिपिकली ये भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह में डालते हैं या बहुत हाई मतलब लो रिस्क वाली कंपनीज के बॉन्ड्स में ही डालते हैं। तो और इनके इंटरेस्ट रेट अगर आप देखोगे तो FD से बहुत ज़्यादा अलग नहीं होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिस्क कम होता है। एक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड फिर हमारा 1 to 3, ये भी एक डिसेंटली बड़ी कैटेगरी, 1 लाख करोड़ की कैटेगरी है। फिर मीडियम ड्यूरेशन, ये सब जो है ना ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी नहीं है क्योंकि रिस्क बढ़ता रहता है ना, मोस्टली लोग फिर इन्वेस्ट नहीं करते इतने, क्योंकि जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है तो क्या है इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं ना जब, तो इनकी जो है रिस्क बढ़ चेंज होती रहती है। अब सिंपल सी एक एग्जांपल देके फटाफट समझा देता हूँ, मुझे पता है वीडियो लंबा हो जाएगा, अदरवाइज फटाफट समझा देता हूँ कि सिंपल जैसे आज एक एग्जांपल है कि रिलायंस है सबसे बड़ी कंपनी, सब TCS है, चलो रिलायंस ही ले लेते हैं, TCS तो खैर डेट नहीं उठाती, ठीक है, रिलायंस है। तो रिलायंस ने सपोज आपके लिए एक हमने 5 साल का बॉन्ड इशू कर दिया और उसने सपोज 7% के ऊपर वो दिया कि भाई 7% मैं इंटरेस्ट दूंगा और 5 साल का बॉन्ड मैंने इशू कर दिया, हमने ले लिया। अब इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो बढ़ गए, 6 महीने के बाद ही बढ़ गए। आज उसने कर दिया 5 साल का, 6 महीने के बाद वो इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट ने पहले सपोर्ट 6% थे जब इसने 7 का किया था, अब गवर्नमेंट ने 6.5 कर दिए। अब फिर से 6 महीने के बाद रिलायंस को पैसे की जरूरत पड़ी, तो रिलायंस ने 6 महीने के बाद बोला कि भाई फिर से 5 ईयर का बॉन्ड इशू कर रहा हूँ लेकिन इस बार 7.5% दूंगा। अब आपने 6 महीने पहले लिया था, आपने कहा मुझे तो सिर्फ 7 ही मिला,
और मेरे को 5 साल तक 7 मिलेगा, अब ये बंदे को 6 महीने के बाद इसको 7.5 मिल रहा है 5 साल तक, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बोलूँगा। तो अब अगर आप वो बेचोगे ना 7% वाला, तो आपको लॉस में बेचना पड़ेगा। आपने 100 रुपीज़ का अगर इन्वेस्ट किया था तो आपको 100 रुपीज़ में नहीं बिकेगा वापस, तो आपको शायद वो 97-98 रुपीज़ देगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा जो 7% के हिसाब से। लेकिन आपका जो 100 रुपये आपने डाले थे, ये प्रिंसिपल दिया था, वो प्रिंसिपल 100 रुपये वापस नहीं मिलेगा अगर आपने बेच दिया 6 महीने के बाद भी। आप बेच सकते हो, सेकेंडरी मार्केट में वो बिक जाता है, 5 साल तक रखना है तो 7% मिलता रहेगा। लेकिन बॉन्ड की तो वैल्यू गिर गई ना, करंट वैल्यू, तो उसके चक्कर में क्या होता है, नेगेटिव रिटर्न्स आ जाते हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर आपने 5 साल तक उसको रखा तो आपको 7% रिटर्न मिल रहे हैं, उसमें कुछ इशू नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना, शॉर्ट टर्म में ये वोलेटिलिटी रहती है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में 5 साल है और 10 साल का होता तो उसमें और ज़्यादा, क्योंकि आपको लगता है यार 10 साल तक मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें वोलेटिलिटी और ज़्यादा रहेगी, वो और सस्ता बिकेगा। ठीक है, और उल्टा बिल्कुल, अगर आपने 7 का लिया और इंटरेस्ट रेट कम हो गए और नया बॉन्ड 6.5 का मिला, तो आप वाह मेरे को तो 7 का मिला है और नया बॉन्ड 6.5 में मिल रहा है, तो मेरी तो वैल्यू ज़्यादा है। और कोई बोलेगा सर मुझे दे दो अपना 7 वाला, तो भाई ऐसा थोड़ी ना, प्रीमियम पे बेचूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ रहे हैं। तो ये ना इंटरेस्ट रेट के हिसाब से चीज़ें चेंज होती है, और जितना लॉन्ग होगा ना वो ड्यूरेशन, उतना ज़्यादा रिस्क, उतना ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी वो 100 रुपीज़ में। शॉर्ट ड्यूरेशन में आपने रखा टाइम, आपने कहा मेरे को तो 5 साल तक रखना है, मुझे तो बेचना ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, जितना इंटरेस्ट रेट है वो मिलता रहेगा आपको, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको ऊपर नीचे दिखता है, दिखेगा वो ऊपर नीचे जाता हुआ, अगर आप उसकी वैल्यू देखोगे, आपको आज बेचा तो ठीक है। तो वो चीज़ जो है, इसलिए मीडियम ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, ये सब आप देखेंगे ना, ये कैटेगरीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और करना भी नहीं चाहिए मुझे लगता है फ्रैंकली, मतलब आप मुझसे भी पूछोगे तो, या सिंपल, तो ये सब कैटेगरीज में मेरे को, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस कैटेगरी। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को इंटरेस्ट रेट रिस्क, या मेरे को रिस्क डेट में लेना ही क्यों है, मतलब मैं इंटरेस्ट रेट साइकिल्स को प्रेडिक्ट करने क्यों बैठूं? इंटरेस्ट रेट साइकिल्स भी प्रेडिक्ट करना कोई आसान नहीं है, स्टॉक मार्केट की तरह ही साइकिल्स होती है उसकी। मतलब आप अगर, अब हम अप्रैल में बैठे, 2 महीने पहले ऐसा हो रहा था कि शायद इस साल इंडिया का आरबीआई 1 या 2 इंटरेस्ट रेट कट और करेगा। अब ये क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए लास्ट 1.5-2 महीने में, अब ऐसा हो रहा है कि यार क्या पता इंटरेस्ट रेट बढ़ ही जाए। तो क्या हुआ, साइकिल चेंज हो गई ना। पहले जो एक्सपेक्टेशन था कि गिरेगा, तो उस हिसाब से बॉन्ड प्राइसेस मूव हो रहे थे, अरे गिरेगा भाई, गिरेगा भाई, गिरेगा तो खरीद लो बड़े बड़े लॉन्ग टर्म। ठीक है, और अब जो है अरे बढ़ेगा, अरे अरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड क्यों खरीदे हमने? हमें तो शॉर्ट टर्म लेना चाहिए थे। शॉर्ट टर्म मतलब जिसमें लो रिस्क है, छोटा है जितना है उसमें तो रिस्क लो है ना। तो ये चक्कर पड़ता है, इसीलिए ये जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन बॉन्ड्स होते हैं ना, इसमें रिस्क रहता है। और ना ये नेगेटिव रिटर्न्स जब मिलते हैं ना, आपको बता रहा हूँ मैं, इन्वेस्टर्स को डेट फंड्स में तो बहुत परेशान हो जाते हैं इन्वेस्ट, मतलब वो भाई मैंने तो लोग तो ये सोचते हैं यार, तो मैंने एफडी की तरह डाला था ना, इसमें नेगेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है, बट होता है, अब मैं दिखाऊंगा भी आपको। ठीक है, तो इसीलिए ये सब कैटेगरीज है ना, ये हमें अवॉइड ही करनी चाहिए। मतलब आपको लेना है, आप शॉर्ट ड्यूरेशन फंड तक ही, मुझे लगता है डेट फंड्स में लेना है तो यही तक मैक्स आप रहिए, आगे आप और आप देख भी रहे हैं यही वाइज भी वही है। ठीक है, अब हम थोड़ा और बाकी कैटेगरीज के बारे में, कॉर्पोरेट बॉन्ड देखो, ये अच्छी कैटेगरी है। अगर हमें एक मतलब इस तरह का कि भाई मुझे पैसा 6 महीने 1 साल में नहीं चाहिए, मुझे तो शायद 2-3-4 साल में, इमरजेंसी फंड टाइप है मेरा, तो शायद 1 साल में, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी हो जाए, मुझे तो एक डेट एलोकेशन के हिसाब से चाहिए, तो ये डिसेंट कैटेगरी है और वो दिख भी रहा है, 1.78 लाख करोड़ है इसमें, ये भी एक आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट रिस्क फंड, वेरी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी। ठीक है, अब इसमें की वजह से ये जो फ्रैंकलिन का क्राइसिस हुआ था ना, फ्रैंकलिन का डेट क्राइसिस, ये पूरा इस कैटेगरी के चक्कर में था। तो फ्रैंकलिन सिर्फ इस कैटेगरी में क्रेडिट रिस्क नहीं लेता था, वो ना बाकी कैटेगरी में भी क्रेडिट रिस्क लेता था। अब आपने देखा क्रेडिट रिस्क कॉर्पोरेट बॉन्ड में ही डिफाइन किया है गवर्नमेंट ने या सेबी ने। ठीक है, कि भाई 80% से ऊपर डबल रेटेड प्लस होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ उन्होंने शॉर्ट ड्यूरेशन में, मीडियम ड्यूरेशन में डिफाइन नहीं की। उन्होंने कहा भाई अपने हिसाब से देखो, अब वहाँ किसी ने क्रेडिट रिस्क ले लिया, किसी ने डबल ट्रिपल बी छोटी जो बहुत अच्छी नहीं कर रही है कंपनी, इनके पेपर ले लिए और हाई इंटरेस्ट रेट आप देते रहे। यही किया था फ्रैंकलिन, बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट देते थे वो डेट में। अगर आप उनके 2016, 17, 15 उस टाइम के इंटरेस्ट देखोगे ना, बाकी नॉर्मल डेट फंड से 1-2% ज़्यादा देते थे। लेकिन कोविड में क्या हुआ, वो सब की बैंड बच गई। क्यों बची? बिकॉज भाई कोविड में जो वो कंपनीज हैं, वो कंपनीज ही बंद हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई, तो वो इंटरेस्ट कहाँ से दें कंपनीज? उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं दे सकते इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट आप नहीं दे सकते, या फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तो आपके पैसे वापस नहीं कर सकते अभी। ठीक है, लिक्विडिटी ही खत्म हो गई, छोटी छोटी कंपनीज थी वो, तो उसके चक्कर में उनको सारी कैटेगरी बंद करनी। तो ये बहुत रिस्की कैटेगरी है, मतलब इसमें इंटरेस्ट रेट आपको अच्छे मिल जाएंगे, मिल सकते हैं, लेकिन इसमें ये सब ऐसे कोई इश्यूज आते हैं ना, जब कोविड टाइप के या कुछ ऐसा टाइप का, जैसे 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, भाई ये इसमें प्रिंसिपल में ये मतलब बैंड बन जाती है, नेगेटिव के नेगेटिव रिटर्न्स मिलते हैं। और ये आप देखना,
2020-21 में इन कैटेगरीज में नेगेटिव रिटर्न्स है वो 5, -5, -7 ऐसे, ठीक है, तो छोड़ दो बिल्कुल। बैंकिंग पीएसयू ये भी अच्छी कैटेगरी है, आप एक कॉर्पोरेट बॉन्ड और बैंकिंग पीएसयू इन दोनों को देख सकते हैं अगर अपना जैसे इमरजेंसी टाइप का फंड हो, इस तरह का अगर आपका थॉट है तो वो ये डिसेंट है उस हिसाब से। गिल्ड फंड, अगेन ये भी गिल्ड फंड और ये गिल्ड ड्यूरेशन, ये सारी जो कैटेगरीज है ना, ये दोनों कैटेगरीज भी बहुत रिस्की हैं। इवन दो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रिस्क बोल रहा है यार ये तो, अरे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रिस्क, क्रेडिट रिस्क तो नहीं है भाई, गवर्नमेंट डिफॉल्ट तो नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं है, बट इंटरेस्ट रेट भाई 10-10 साल के बॉन्ड, 20-20 साल के बॉन्ड इशू करती है गवर्नमेंट। अब वही चीज जो मैंने आपको समझाई थी कि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस में ये जो है ना ऊपर नीचे नेगेटिव हो जाते हैं ये इंटरेस्ट रेट के, और दिखेंगे अपन, ठीक है, इसलिए इनको भी अवॉइड ही करो, ठीक है। फिर फ्लोटर, ये ठीक है, ये कैटेगरी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट टिपिकली ये मैनेज करते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट अगर कम हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं उस हिसाब से चीज़ें मैनेज होती हैं, तो इसमें ना रिस्क कम रहता है। तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट कॉर्पोरेट और बैंकिंग पीएसयू आप अगर इस तरह के फंड्स ले सकते हो, अगर आप जैसे मैंने बोला कि आपको लगता है कि यार मेरे को ये डेट एलोकेशन लेना है विच आई एम नॉट गोइंग टू यूज मे बी इन 3-4-6 महीने में, नहीं चाहिए मुझे, मतलब मेरा गोल अटैच नहीं है उससे, मेरा इमरजेंसी गोल अटैच्ड है या मुझे डेट एलोकेशन चाहिए, इस तरह के आपके कोई थॉट है, ठीक है, तो इस इन फंड इन कैटेगरी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से आप चीज़ें देखो। तो आपको समझ आ गया कौन कौन सी कैटेगरी जिसके मतलब लो AUM है ना, वो कैटेगरी अवॉइड करने वाली ही है, ठीक है, आपके लिए नहीं, ठीक है। अब और समझ लेते हैं कि रिटर्न्स वगैरह आप देखो। अब ओवरनाइट फंड है, जैसे मैंने बताया था ना 1 डे का उसमें मैच्योरिटी, तो इसलिए देखो 1 साल में 5-5.5% रिटर्न ही दिया है उसने, विच इज़ नॉट बैड एक्चुअली, मतलब अगर हम सेविंग्स के साथ इसको कंपेयर करें तो अच्छा ही दिया है यार सेविंग्स से तो। और 3 साल में भी 6.3% रिटर्न दिए हैं, 5 और रिस्क सिर्फ 1 दिन का बॉन्ड है ये, तो रिस्क तो बहुत ही कम है, मतलब आई थिंक नेग्लिजिबल रिस्क है, मुझे ऐसा लगता है इसमें, ठीक है। अगेन वो भी फंड टू फंड डिपेंड करेगा, थोड़ा बहुत देख लो, बट मुझे नहीं लगता कि ये कैटेगरी बहुत ही लो रिस्क कैटेगरी है, ठीक है। तो आप अगर सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखा हुआ है तो यहाँ रख सकते हो, थोड़ा बहुत आधा 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है, बेसिकली 4% मिलता है, 3% मिलता है कई कई सेविंग्स में भी, तो यहाँ पर आपको लग रहा है यार 4-5-6% मिल रहा है, वो वाली बात है। लिक्विड फंड भी उसी तरह की ही कैटेगरी है जो भी अपने को सेविंग्स के अगेंस्ट ही आप इसको सोचें, फिर 6%, 6 देखो 1 ईयर में 6.3% रिटर्न दिए हैं, अच्छा ये दिए हैं, दे चुका है, जो आगे का नहीं है ये, फ्यूचर प्रोडक्शन नहीं है ये, ठीक है। और अल्ट्रा शॉर्ट 6.66, अब देख रहे हो, देखो ना आप जैसे जैसे ये ऊपर जा रहे हैं थोड़े थोड़े इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, क्यों हो रहा है ये, आपको लोगे क्यों हो रहा है ये, क्यों, क्योंकि वो लॉन्गर ड्यूरेशन फंड्स में डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन, जो जितना लॉन्गर ड्यूरेशन में तो इंटरेस्ट रेट थोड़े थोड़े ज़्यादा देने पड़ते हैं कंपनीज को, राइट। अगर मेरे को सिर्फ 1 दिन के लिए पैसा चाहिए ना तो मुझे बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे भी लोन मिल जाएगा, लेकिन मुझे अगर 3 महीने के लिए चाहिए थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, 6 महीने के लिए थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि भाई रिस्क सामने वाले का बढ़ रहा है ना, जितना मेरे को 5 साल के लिए चाहिए तो मेरे को और थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले का रिस्क मेरी कंपनी पे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मेरी कंपनी 5 साल तक अच्छा करनी चाहिए पैसा देने के लिए, समझ रहे हैं। तो इसीलिए टिपिकली जब लॉन्गर ड्यूरेशन होती है ना, टाइम जब बढ़ता रहता है, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहता है, तो वही चीज़ आप थोड़ा रिस्क ले, तो मेरे को लगता है यहीं तक रही है आप, ठीक है। अब देखो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में क्या हुआ है, ठीक है, मीडियम देखो ये क्या है, 1 साल अभी इन्होंने भी 3-4 साल में ठीक है, बट 1 साल में बिकॉज, और ये रिसेंट है, रिसेंट नेगेटिव रिटर्न, ये जो रेड कलर दिख रहा है ना आपको 3-3% रिटर्न 1 साल में, सिर्फ नेगेटिव -0.62% रिटर्न, ये सब लास्ट 1-1.5 महीने के काम की वजह से है। जैसे ही ये क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े एकदम से ये हो गया कि भाई इंटरेस्ट रेट कट तो और होंगे ही नहीं, शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, ठीक है। तो वो एक्सपेक्टेशन की वजह से जो करंट बॉन्ड्स हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स हैं, उनकी वैल्यू गिर गई, और ये सब लॉन्ग ड्यूरेशन है ना, मीडियम टू लॉन्ग, ये सब बड़े बड़े दूर दूर के लंबे लंबे बॉन्ड्स हैं, तो इनकी वैल्यू गिर गई है और इसलिए इंटरेस्ट रेट कम दिख रहा है। ये करंट वैल्यू अगर आप इनको रखोगे, हाँ आपने कहा मुझे तो 7 साल तक रखना है, 10 साल तक रखना है, तो फिर आपको इन सब चीज़ों पे वैल्यू फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब आप देखो तो लॉन्ग ड्यूरेशन में दे हैव गिवन गुड रिटर्न 7%, 7.5, 7.10 साल में भाई रिटर्न ठीक ठाक दिए इन्होंने, 7-7.5% रिटर्न ही दिए, समझ रहे हैं। तो इसीलिए वी मोस्टली से कि यार इसके नीचे शॉर्ट ड्यूरेशन मैक्सिमम तक जाओ, इसके नीचे ये चारों तो अवॉइड ही करो, क्योंकि इसमें ये देखो इस तरह के नेगेटिव रिटर्न दिख जाते हैं ये, ठीक है। और फिर परेशान हो जाता है आदमी को, वही है ना कि ये डेट में डाला है यार, डेट में भी नेगेटिव रिटर्न, अरे 3% रिटर्न, अरे 2% रिटर्न, तो वो चक्कर है, ठीक है। अब हम कॉर्पोरेट बॉन्ड वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा देखो ये रिस्क रहता है। अब यहाँ पर भी सिर्फ 6% ही रिटर्न दिख रहा है, 5.91 लास्ट 1 ईयर, अगेन ये लास्ट 1-1.5 महीने की वजह से, भाई इन्होंने भी डिसेंट ड्यूरेशन ली, ड्यूरेशन का यहाँ तो रिस्क वो है नहीं ना। सेबी ने बोला है भाई AA रेटेड पेपर में लेना है, ये नहीं बोला कि तुमने 5 साल में लेना, 3 कुछ पेपर्स ने लिया होगा लॉन्ग टर्म, भाई उनको लग रहा होगा इंटरेस्ट रेट नीचे गिर रहा है, वो कह रहे होंगे यार 5-7 साल का पेपर ले लेते हैं, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क लिया उन्होंने, क्रेडिट रिस्क नहीं ले सकते वो, बट इंटरेस्ट रेट लिया उन्होंने, तो इसके चक्कर में क्या हुआ, सिर्फ 6% रिटर्न है। बट अगर आप देखोगे 3 साल, 5 साल, 10 साल में डिसेंट रिटर्न दिए, ठीक है। क्रेडिट रिस्क फंड देखो इंटरेस्टिंग 9% रिटर्न दिए, फिर भी नहीं लेना, ठीक है। देखो 5 साल में 10% पर एनम रिटर्न है, आपने कहा वाह यार क्या जबरदस्त कैटेगरी, नहीं लेनी
वही मैं कर रहा हूँ। तो यही चीज़ है, यही चीज़ समझनी है आपको। 2020 में इनके नेगेटिव मतलब -4, -5, -7% तक के रिटर्न थे 2020-21 में। ये हालत थी इस कैटेगरी की, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं लेनी। बहुत अच्छे रिटर्न दिख रहे हैं, ग्रीन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। देखो बॉन्ड में एक आप थंब रूल याद रखो, बॉन्ड्स ले रहे हो या फिर डेट फंड्स ले रहे हो कि बहुत अच्छे दिख रहे हैं रिटर्न तब भी नहीं लेना, बहुत बुरे दिख रहे हैं तब भी नहीं लेना। बीच एवरेज के आसपास ही लेने, ठीक है। फिर बैंकिंग पीएसयू, ये भी ठीक कैटेगरी है। ये भी जैसे मैंने बोला सेम चीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गिल्ड फंड, देखो 1% रिटर्न रह गया, वही सेम चीज जो मीडियम लॉन्ग, ठीक है। तो ये आप रिस्क समझ रहे हो ना। तो ये बेसिकली अवॉइड दीज कैटेगरीज एंड अवॉइड द नीचे वाली जो कैटेगरी, ये तो बिल्कुल अवॉइड, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी, आप एक थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन फंड्स आपके हैं तो वो लीजिए, और आपको बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन है तो वो मनी मार्केट, लो ड्यूरेशन, लिक्विड फंड टाइप की कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। टिपिकली क्या रहता है कि जितना गोल्ड की ड्यूरेशन है उसके साथ ही मैच कीजिए। 1 साल लेना है तो मनी मार्केट या लो ड्यूरेशन टाइप के फंड्स ले लीजिए। 3-4 महीने में पैसे चाहिए, लिक्विड फंड, ठीक है। 2-3 साल में पैसे चाहिए तो शॉर्ट ड्यूरेशन या कॉर्पोरेट बॉन्ड या बैंकिंग पीएसयू, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल सिंपल, समझ रहे हैं बस। अब आपका क्वेश्चन है कि भाई गौरव, क्वेश्चन टॉपिक तो ये था एफडी के साथ, तू तो डेट फंड की बात करता रह गया। अब ये है एफडी के इंटरेस्ट रेट जो अभी मिल रहे हैं, ठीक है। आपको आई डोंट नो स्क्रीन दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा, बट ट्राई कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो 12 महीने की एफडी जो मेजरली बड़े बैंक में है, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक जो है, वो टिपिकली 6% के आसपास है। 5.7% से 6.3% की एफडी इंटरेस्ट रेट है अगर हम 1 ईयर की एफडी करते हैं तो, 1 ईयर की करंट एफडी, ठीक है। और अगर आप बड़ी लंबी करते हो, 5-5 साल की एफडी करते हो, तो वो 6% से लेके 6.5% के बीच में है। 5.7 से 6.25 या 6 से 6.5% का डिफरेंट, मतलब 0.25, 25 से 50 बेसिस पॉइंट आप एक्स्ट्रा कमाओगे अगर आप 5 ईयर की एफडी कर रहे हो। तो अब 1-2 साल की एफडी का ही थॉट प्रोसेस देते हैं, तो मतलब अभी है 5.75 से 6.25 के रिटर्न्स हैं, बट ये आगे है। आज ब्लॉक करोगे तो आगे मिलेंगे। हमने जो डिस्कस किया वो क्या किया डेट फंड्स में, वो पुराना किया 1 साल पहले, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझा, ठीक है। तो इसीलिए पहले जो मिला, अब ये इसलिए कंपैरिजन सही नहीं है। अब आप बोलोगे किसी ने कि यार गौरव, यार उसमें तो डेट, कई लोग आते हैं कि यार डेट फंड से तो 1 साल में, अब जैसे देखा हमने कि 7% रिटर्न दिए हैं, और ये जो बोल रहा है तो 6% है, तो मैं तो डेट फंड ही लूँ क्या? तो ये उल्टा भी होता है बहुत, ठीक है। ये उल्टा भी होता है कि डेट फंड्स ने यार सिर्फ 6 दिए हैं, एफडी साथ में मिल रही है, तो मैं एफडी ले लूँ क्या? तो ये गलत है कंपैरिजन। भाई वो पुराने थे, ये आगे के हैं, तो आप कहोगे दोनों कंपेयर कैसे करूँ फिर मैं? तो इसीलिए वाईटीएम देखो, कैटेगरी पहले डिसाइड करो, ठीक है, कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ, वो समझना बहुत जरूरी है। या अब क्रेडिट रिस्क वगैरह तो अपन अवॉइड कर रहे हैं, नॉर्मल जैसे मनी मार्केट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये एक मनी मार्केट फंड है, मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ना वाईटीएम का एक कॉन्सेप्ट होता है डेट फंड्स में, यील्ड टू मैच्योरिटी, कि मैच्योरिटी तक अगर ये पूरा पोर्टफोलियो जो उनके पास है, मल्टीपल, एक फंड के पास मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, कभी 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 बॉन्ड्स होते हैं। अब उनका एवरेज मैच्योरिटी क्या है? एवरेज मैच्योरिटी देखो, आप देखोगे तो 10 महीने है। ये एक मनी मार्केट फंड है, 10 मंथ्स, 12 मंथ से कम होना चाहिए ना, तो वो 10 मंथ है। अब उसमें ये 7.24% रिटर्न देगा अगर ये मैं 10 महीने तक ये पोर्टफोलियो रखता है ये, और उसमें कुछ मेजरली कोई डिफॉल्ट वगैरह नहीं होता, पंगे नहीं होते, मोस्टली मनी मार्केट में नहीं होते, तो ये 7.24% रिटर्न दे। तो 10 महीने में मुझे 7.3% रिटर्न दिख रहे हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड, ठीक है। और मुझे ये जो चीज है यहाँ पे एफडी में, वो चीज अराउंड 6-6.5% रिटर्न दिखनी, तो आपको शायद आप थोड़ा सा बेटर कमा लें अगर इसको होल्ड करें मैच्योरिटी तक। बट अगेन दिस इज नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड, फ्रैंकली बीच बीच में ये पोर्टफोलियो चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। फंड मैनेजर अब ये कंसिस्टेंटली सेम फंड, ये ऐसा तो है नहीं कि इसको मैच्योरिटी तक सारे के सारे पेपर, वो कुछ नया बाय ही नहीं करेगा, तो वो भी जैसे ही वो नया बाय करेगा तो फिर ये वाईटीएम चेंज हो जाएगा, राइट, एवरेज मैच्योरिटी चेंज हो जाएगी, तो ये चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है ना। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर एग्जैक्टली डेट फंड रिटर्न्स एंड एफडी रिटर्न्स, क्योंकि वो एक फ्यूचर के रिटर्न्स देता है, एफडी गारंटी दे रहा है कि भाई 12 महीने में दूंगा, या यहाँ पे आप सिर्फ पुराना देख के ही कर रहे हो, और थोड़ा बहुत वाईटीएम देख के थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो पा रही है, बट ये एग्जैक्टली कंपेरेबल नहीं होता है, ठीक है। बट मोस्टली अगर हम देखेंगे इस तरह की कैटेगरीज जो लेस देन 1 ईयर वाली हैं, स्पेशली मनी मार्केट हो गया या लो ड्यूरेशन हो गया या लिक्विड फंड हो गया, ये आप समझो वो 6 महीने से 12 महीने की एफडी के आसपास ही रहता है मोस्टली, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल सम फंड टेक वेरी हाई क्रेडिट रिस्क, जैसे फ्रैंकलिन ने लिया था इन कैटेगरी में भी, ठीक है। सो अब बेसिकली एक फटाफट क्विकली समराइज कर देते हैं जो पूरा डिस्कशन हुआ है डेट फंड्स और एफडीज में, ठीक है। तो
व्हाट गोल्स वन शुड इन्वेस्ट, देखो दोनों में हमें सोचना है कि लेस देन 3 इयर्स के गोल्स या हमारा इमरजेंसी फंड, इस तरह के गोल्स के लिए ही हम टिपिकली, या फिर कोई एक मतलब एसेट एलोकेशन फॉलो कर रहा है तो आप उसमें एक डेट एलोकेशन के हिसाब से इन एफडी में या फिर डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो वो लेस देन 3 इयर्स टिपिकली, या फिर हम एक डेट एलोकेशन के हिसाब से, तो टिपिकली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही आदमी इसमें पैसा डालता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं डालता है, ठीक है। तो अब लिक्विडिटी वाइज डेट फंड्स को बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि भाई आपने 1 लाख रुपए की एफडी करी, तो आपको सपोज 1 साल की करी, अब 1 महीने के बाद पैसा चाहिए तो आपको एफडी तोड़नी पड़ेगी, पेनल्टी लग सकती है, कोई काफ़ी बार पेनल्टी लगती है, ठीक है। तो वो फैक्टर्स हैं। अब 1 लाख रुपए में चाहिए सिर्फ 10,000 था, तो पूरी की पूरी तोड़नी पड़ेगी 1 लाख, ऐसा नहीं है सिर्फ 10,000 निकाल लो, पूरी तोड़ो, पहले 10 एफडी, फिर 10,000 निकालो, फिर 90,000 की वापस करो। ये बेनिफिट आपको डेट फंड्स में होता है। डेट फंड्स में टिपिकली एग्जिट लोड नहीं होता, एटलीस्ट शॉर्ट ड्यूरेशन वाले में तो बिल्कुल नहीं होता। शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब छोटे वाले, मनी मार्केट, लिक्विड फंड, ये सब में नहीं होता। तो आपने आज किया, आपको 15 दिन के बाद पैसा चाहिए तो आप निकाल सकते हो, जितना निकालना है। 1 लाख डाला, आपको 5,000 चाहिए, 5,000 निकाल लो बस। 95,000 अभी भी इन्वेस्टेड, उसको कोई टच नहीं कर रहा, कोई एग्जिट लोड नहीं है, बिल्कुल फुल लिक्विडिटी, 1-2 दिन में पैसा आ जाता है। हाँ, एफडी में ये होता है काफ़ी बार इमीडिएट आ जाता है पैसा, आप तोड़ते हो तो, ठीक है, इमीडिएटली। ऑनलाइन आजकल क्या है ना कि आपने 1 सेकंड में आ जाता है, बट यहाँ पर वो थोड़ा फैक्टर है कि 1 to 2 वर्किंग डेज लगते हैं, तो वो एक थोड़ा फैक्टर है, ठीक है। पार्शियल विड्रॉल अलाउड है, ठीक है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट, मुझे बड़ा बेनिफिट लगता है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि पार्शियल विड्रॉल अलाउड है। क्योंकि मेरे को ना कई लोग मैंने देखा है कि मल्टीपल एफडी करते हैं इस चक्कर में, कि मान लो किसी को 10 लाख की एफडी करनी है ना, वो 2-2 लाख की 5 एफडी करता है कि भाई मुझे 2 लाख चाहिए हो तो मैं 2 लाख निकालूंगा, मेरे को 10 लाख तोड़ने नहीं पड़ेंगे। तो वो मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। फिर SIPS TPS डब्ल्यू भी कर सकते हो भाई एफडी से, आप डेट फंड से आप SIP कर सकते हो कि भाई मुझे थोड़ा एक डेट का एलोकेशन चाहिए तो मैं SIP कर रहा हूँ। एफडी आपको वो कंसिस्टेंटली खुद करनी है, या फिर आरडी वगैरह में थोड़ा सा बेनिफिट है, बट यहाँ पर टिपिकली वो चीज़ें नहीं कर सकते। SWP नहीं कर सकते, भाई मेरे को सिस्टमैटिक विड्रॉल चाहिए, साल में या महीने में इतना पैसा इस तारीख को चाहिए, तो वो चीज़ नहीं कर सकते हो आप। डेट फंड्स का वो बेनिफिट है। एफडी में वो थोड़ा मैनेज करना मेरे को लगता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो थोड़े से फैक्टर हैं जो बेनिफिशियल हैं। रिटर्न्स का थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। देखो डेट फंड्स में हम कौन सी कैटेगरी देख रहे हैं इसके ऊपर बहुत। अब ऐसा नहीं है कि गिल्ड फंड ले लिया या फिर ऐसे लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स वगैरह ले लिए और फिर ये जैसे 1 महीना 1.5 महीने में नेगेटिव रिटर्न आ गए तो अपना हालत पतली हो जाए, तो देखो ये हो सकता है। तो इसलिए राइट कैटेगरी बहुत जरूरी है कि मनी मार्केट टाइप की कैटेगरी ली, लो ड्यूरेशन ली, लिक्विड फंड्स ली, अगर मुझे बिल्कुल रिस्क कम लेना है या ओवरनाइट ली और कम रिस्क लेना है, ठीक है। और मुझे थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन है तो मैं मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स या बैंकिंग PSU इस तरह की कैटेगरीज ही देखूं, ठीक है। तो इसलिए मार्केट लिंक नो गारंटेड रिटर्न्स ये रहता है। मतलब डेट में आपको कोई गारंटेड या मतलब फिक्स रिटर्न नहीं है कि इतना पक्का दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर ऊपर नीचे चलता रहता है, कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। इसलिए देखो म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये समझना है। बट यहाँ पर फिक्स रिटर्न मिल जाते हैं आपको पता है, स्पेशली अगर बड़े बैंक्स में, मतलब छोटे बैंक कॉर्पोरेटिव बैंक्स में तो अवॉइड ही करनी चाहिए बिकॉज रिस्क है। बट बड़े बैंक्स वगैरह में आप करोगे, जैसे HDFC हमने देखा, तो उनमें आपको पता है कि यार सर्टेनिटी है कि इतने परसेंटेज रिटर्न मेरे को पक्का मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो थोड़ा फैक्टर है, देखो है प्ले। फिर रिस्क इन्वॉल्व, अब क्या क्या रिस्क है, क्यों रिटर्न कम आ रहे हैं, वो ये है कि भाई यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रिस्क है। अगर हमने ज़्यादा लंबा ले लिया, फिर मैंने जैसे बोला कि हमने शॉर्ट ड्यूरेशन ले ली, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स कैटेगरी, इसमें थोड़ा बहुत हम जैसे देखा भी हमने 1 साल में रिटर्न कम आए, 5.5% रिटर्न आए, तो वो इंटरेस्ट रेट रिस्क थोड़ा फैक्टर हो सकता है। क्रेडिट रिस्क रिलेटेड फंड ले लिया कोई, तो क्रेडिट रिस्क का फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो थोड़े से चक्कर हैं, देखो जो हमने फ्रैंकलिन के इशू ने बहुत अच्छे से समझाया है हमें वो चीज़, ठीक है। फिर मिनिमल, इसमें यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट्स में जो बैंक का ही इशू है। अब जैसे कुछ कॉर्पोरेटिव बैंक ने डिफॉल्ट किए हैं, तो आप अगर उस तरह के बैंक्स में नहीं जा रहे, आप बड़े प्राइवेट बैंक्स या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही इन्वेस्ट कर रहे या मतलब एफडी कर रहे हो, तो फिर आपका वो रिस्क बहुत कम है, ठीक है। जो वहाँ पे ये चीज़ आपका बेनिफिट क्लियर है इसमें। फिर यहाँ पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट वगैरह है, तो मतलब वो तो ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि डेट फंड्स कोई एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, यहाँ पर आपको बैंक का फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। टैक्सेशन जो है वो सेम है, मतलब स्लैब रेट पे है। ओनली बेनिफिट डेट फंड्स में ये है कि टैक्स कब देना है, जब आप रिडीम कर रहे हो। अब आपने सपोज 3 साल के बाद रिडीम किया, तो उस फाइनेंशियल ईयर में ही आपको टैक्स देना है। आपको हर फाइनेंशियल ईयर में एक्रूवल बेसिस पे टैक्स नहीं देना। एफडी में क्या है ना, हर फाइनेंशियल ईयर में एक्रूवल बेसिस पे टैक्स देना है। तो स्पेशली इफ यू आर नियर रिटायरमेंट, आप 55-56 के हैं, आपको लगता है मैंने एक डेटा एलोकेशन लेना चाहिए और मैं 60 के बाद मैं इसमें से पैसा निकाल लूंगा या इसमें से थोड़ा मैं SWP कर लूंगा। तो आप अगर एफडी में डाल रहे हैं ना, तो आप लास्ट 4 साल अगर काम कर रहे हो 30% टैक्स ब्रैकेट में, तो आप 30% एफडी में पैसा दे रहे हैं, ठीक है, एक्रूवल बेसिस पे। लेकिन डेट फंड में अगर आपने पैसा डाला और आपने निकाला नहीं 4 साल, और आपने सीधा 60 में जब आप हो गए, जब आप रिटायर हो गए, उसके बाद आपने निकालना शुरू किया, उस टाइम आप किसी टैक्स ब्रैकेट में नहीं है, ठीक है, आपका मतलब मेजर को टैक्स ब्रैकेट नहीं है, तो आप निकालेंगे तो आपको टैक्स नहीं देना। तो वो थोड़ा सा बेनिफिट है कि आपका ना टैक्स डिलेड है।
डेट फंड डैक्स सेम है, 30% है तो 30% ही देना है, 20 है तो 20। लेकिन अगर आपको लगता है 2-3 साल के बाद मेरा 30% टैक्स ब्रैकेट ही नहीं रहेगा, तो डेट फंड बहुत बेनिफिट है। एफडी जो है वो आज से जो अभी टैक्स ब्रैकेट है इस साल भी देना है एक्रूअल बेसिस पे, वो थोड़ा सा आपको फर्क पड़ना चाहिए। तो टैक्सेशन सेम है, बट वो डीले का थोड़ा बेनिफिट हो सकता है पर्सन टू पर्सन, एंड फॉर सम इट मे नॉट बी। कईयों को लगता है कि नहीं यार मैं तो 35 का ही हूँ, तो एफडी बिल्कुल सही है, एफडी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इन्वेस्टर लुकिंग फॉर हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट, देखो हैसल कम है ना, वो आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हैं, नो लॉक इन्स, एग्जिट पेनल्टीज, तो उसके लिए वो बेटर है, ठीक है। लेकिन अगर फिक्स्ड एफडी वगैरह क्या है ना कि आपको अगर सीनियर सिटीजन है, आपको एक बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और एकदम से पैसा चाहिए अभी की अभी 1 सेकंड में पैसा मिल जाए, तो वो थोड़ा बेनिफिट आपको एफडी में मिल जाता है। और फिर एक कंफर्ट, ठीक है, कि भाई मैंने एसबीआई में एफडी की है, ठीक है, तो वो मेरा कंफर्ट है, तो वो भी डेफिनेटली देखो वो है, क्योंकि म्यूचुअल फंड लोगों को फिर वो ऊपर नीचे, अब जैसे नेगेटिव कोई देख ले -5 या मेरे तो 5.5% ही रिटर्न आए एक साल में, एफडी होता तो मैं 7 मिल जाता, तो वो देखो ये थोड़ी बहुत साइकिल्स जो होती हैं ये होती हैं डेट फंड्स में। तो वो चीज़ें थोड़ी सी, अगर आप एक एजुकेटेड हैं और समझते हैं कि ये होती है, बट इट विल, ये सब ठीक हो जाएगा अगर एक बार इंटरेस्ट रेट स्टेबल हो जाएंगे, मैंने तो 6 महीने के लिए किया ही नहीं था या 1 महीने के लिए नहीं किया था, तो दैट इज़ फाइन। बट अगर वो फैक्टर आपको प्लान पर परेशान करता है और आप वो चीज़ें सोचना भी नहीं चाहते तो एफडी सटीक नहीं है। तो दिस इज़ हाउ यू शुड प्लान, ठीक है। आई होप दैट इट वॉज वेरी थोड़ा लॉन्ग था, बट आपको अच्छे से समझ आया कि डेट फंड्स और एफडी कब करनी चाहिए, किस टाइम करनी चाहिए, क्या है डिफरेंस, ठीक है, सब बेनिफिट्स एंड ऑल थिंग। आई होप दैट दिस वाज वेरी क्लियर। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में फिर भी लिख सकते हैं। ये सारा डेटा मोस्टली जो हमने डेट फंड्स का लिया है वो हमारे फंडोमीटर से लिया है। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो वो जरूर वहाँ पर चेक करें। दैट इज ऑल, हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।